साथियों और पीछे बैठे युवा मित्रों, प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता था। मैं उदय प्रकाश को केवल कलम का सिपाही नहीं कहूंगा, एक ऐसा सिपाही कहूंगा जिसके कलम में एक जादूगरी है, जिसने इतिहास के 40 वर्षों तक लोगों को प्रभावित किया, उद्वेलित किया। वो हमारे सामने है। सबसे पहले तो उदय जी, आपका स्वागत है। आपके बारे में एक चीज कही गई कि उदय प्रकाश ने कहानियों के पैटर्न को तोड़ा, और तोड़ा ही नहीं, एक नया आयाम दिया लंबी कहानी के रूप में, जिसमें वाचक कहानी से आगे चला जाता है कई बार, और वो खुद बोलता है घटनाओं के बारे में, कहानी के बारे में। और इस टेक्निक ने सबको प्रभावित किया, मुझे भी। पहला सवाल ये कि ये जो वाचक वाली युक्ति है, इसका आइडिया कहां से आया आपके पास? जिस दिन फीफा में, वर्ल्ड कप सॉकर में फाइनल हो रहा हो, आज भारत और न्यूजीलैंड बहुत ही, और आज के समय में इतने लोग अगर हैं तो गनीमत है। मैं खुद नहीं आना चाहता था, बहाने बना रहा था कि ये मैं मैच देखूं। ये सच है, ये सच है। तो जो स्पोर्ट्स हैं, और मुझे लगता है कि लिखते हुए थोड़ा सा स्पोर्ट ही होना चाहिए और खेलना चाहिए। तो जो आपने पूछा कि एक बीच में आ जाता है, ये पुरानी परंपरा भी है और एक खेल भी है। क्योंकि आप अगर लगातार लिखते जाएंगे तो जो मोनोटोनी आएगी वो शायद कुछ देर के बाद मजबूर करेगी कि वो ज़रा ध्यान से पढ़े, और आप ध्यान से मत पढ़वाइए। नाटकों में होता था, सूत्रधार आता था, और यहाँ साफ है कि कोई नरेटर है जो लिख रहा है, बता रहा है। ब्रेख्त यही करते थे, और ये करते रहना चाहिए कि जब लगे कि कोई डूब रहा है और इसको सच समझ रहा है, बताइए कि सच नहीं, ये नरेटर बीच में है। तो कहीं ना कहीं उसको वापस ले आना अपने टाइम में। मोहनदास में खास तौर से, मोहनदास जब मैं लिख रहा था तो एक दिक्कत आई थी कि एक कहानी लिखते हुए, ये सच घटना थी। मेरी सारी कहानियाँ सच हैं, और इतनी सच हैं कि वो सच नहीं रह गई हैं। तो उसको बनाना इस तरह, याद होगा आपको, मैंने कहीं लिखा था कि सच जो है एक हाथी की तरह है, और उसको छुपाने के लिए आप उसके ऊपर एक छोटा सा रूमाल रख रहे हैं। तो हम लोग जब कहानियाँ लिखते हैं तो हाथी को आ जाने दीजिए और उसके ऊपर एक छोटा सा रूमाल रख दीजिए। तो रूमाल जो है वो नरेटर है, तो वही रूमाल सूत्रधार है। तो ये रहा है उसमें, ये सच है। मुझे लगा कि थियरी से पहले शुरू करें, बाद में और भी सवाल आ जाएंगे। तो ये जो लंबी कहानियों का जो ट्रेंड आपने सेट किया 40 वर्षों में, कहानियां क्यों लंबी होती गई उदय सर? वो क्या होता है, मैंने वो छोटी कहानियां भी लिखी हैं, बहुत ही छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं। और बल्कि मैं कहा करता हूँ कई बार कि मेरा जो उद्देश्य है वो एक वाक्य में एक कहानी पूरी कर देना है, और इसके लिए मेरे पास संदर्भ हैं। भर्तृहरि कहते थे कि पूरा जीवन एक वाक्य है, एक महाकाव्य एक वाक्य है। तो मुझे लगा कि कहानी भी एक वाक्य में हो सकती है, एक सेंटेंस में पूरी कहानी हो सकती है। लेकिन लंबी कहानियाँ जब लिखना शुरू किया तो वो लंबी होती चली गई, और इतनी लंबी हो गई, कोई 70 पेज की हो गई, कोई 75 पेज की हो गई। तो लोगों ने कहा ये उपन्यास है। तो मैंने कहा कि आप इसके पेजेस गिन रहे हैं, पृष्ठ गिन रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि उपन्यास है। ये कहानी है, क्योंकि उपन्यासों में जो आपको एक बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए, समय बहुत धीमा रहना चाहिए, और मैं कोट किया था मैंने कई बार कि पैदल चलने की कला है। तो वो नहीं है कहानी। मेरी कहानियाँ बड़ी फास्ट हैं, बहुत तेजी से आगे जाती हैं और दौड़ती हैं। तो मैंने कहा ये उपन्यास नहीं है। पहला उपन्यास मैं अब लिख रहा हूँ, और उसको उपन्यास की तरह लिख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि चींटी कहाँ जा रही है, धूप कैसे ढल रही है, बहुत सारी चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं हमारे आसपास। अभी मैं यहाँ आ रहा था
मैं कार से आया, अगर मैं पैदल आता तो मुझे ज़्यादा चीज़ें दिखती। तो मुझे लगता है कि उपन्यास, अभी भी उपन्यास की मांग है। और आजकल के समय में जब लोग अपने अपने घरों में सिमट गए हैं, या तो भाग रहे हैं बाहर, तो बाहर को कुछ नहीं देख रहे हैं, या फिर अपने घर में सिमट गए हैं, दोनों जगहों पर एक जगह कहानी है और एक जगह उपन्यास है। उपन्यास का ऑरिजिन ही हुआ है। कहा जाता है कि वो तो हम लोग जिक्र कर रहे थे लूसी गोल्डमैन का। तो लूसी गोल्डमैन का कहना है कि उपन्यास तब लिखे गए जब घर में एक आर्म चेयर हुआ करता था, है ना। और प्रेमचंद के बारे में कहा जाता था कि वो खटिया में लेट जाते हैं और उसमें लिखते हैं। तो वो फर्नीचर गायब होते गए, आर्म चेयर अब नहीं है कहीं, वो खटिया उस तरह की नहीं है, हुक्के नहीं है, तो उपन्यास का होना मुश्किल हो गया। अब फिर हो रहा है, क्योंकि आप आजकल देखिए फर्नीचर की बड़ी सेल है, इतने ज़्यादा फर्नीचर्स बिक रहे हैं। आप ऐप खोलिए कोई भी, तो लग रहा है कि अब लोग रिलैक्स्ड हैं। एक वर्ग वही कंज्यूम करता है लिटरेचर को, तो अब उपन्यास की संभावना है। इसलिए मैं बहुत सही समय पर अब मैं उपन्यास लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वारिंग हेस्टिंग का सांड, टेपचू और अंत में प्रार्थना, ये कहानियां नहीं, ये इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने हैं, जिसमें कहीं देश है, कहीं आम आदमी है और कहीं धर्मांधता है। एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछूंगा सर, अगर डॉक्टर दिनेश मनोहर वाकणकर का पुनर्जन्म हो जाए, तो आप अगर फिर से उन पे लिखना चाहें तो उसमें क्या नया भरेंगे, या उस कैरेक्टर को फिर से लिखने की इच्छा हो तो क्या छूट गया है जिसे लिखना चाहिए? नहीं, ये बड़ा बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि डॉक्टर वाकणकर उनका असली नाम नहीं था। वो एक वास्तविक कहानी है एक डॉक्टर की। डॉक्टर का नाम कुछ और था और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे और हिंदू धर्म के प्रति उनकी बड़ी अगाध आस्था थी, है, और ये मानते थे। और आपने देखा होगा, उनकी मैंने पूरी इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी दी है उसमें, कि बहुत ही कर्मठ, ईमानदार। लेकिन जब वही उसका एक पॉलिटिकल फार्म पावर में आया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें उठानी पड़ी। उसी ने उनको दंडित किया। और वो कहानी है पूरी वाकणकर की। और जर्मन में जो उसका अनुवाद है, मैंने तो उसको और अंत में प्रार्थना नाम दिया था। और जो जर्मन ट्रांसलेशन है, जिसका अवार्ड मिला इंटरनेशनल ट्रांसलेशन को, उसका शीर्षक है स्टोरी डॉक्टर वाकणकर एन अपराइट हिंदू। तो अपराइट हिंदू क्या रह सकता है? ये लगभग उसी तरह का है जैसे जब कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट, वो सच्चे मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट जो लेखक थे, जब वो पावर में पार्टी आ गई तो सबसे ज़्यादा विक्टिमाइजेशन उनका हुआ। तो डिसेंस, असहमति, ये बहुत, आप पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए। तो जो उस स्टेट ने जो किया, इस स्टेट ने, थियोक्रेसी वही करती है जो 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 किसी भी ऐसी डॉक्ट्रिन के जरिए स्टेट में आने वाली कोई पॉलिटिकल पावर करती है। तो मुझे लगा कि बड़ी सार्वभौमिक कहानी है। और उसमें दरअसल भीतर से अगर आप देखेंगे, तो गौर से देखेंगे, तो कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता है कि वह किसी को दुख पहुंचाए। हर धर्म के भीतर आप पाएंगे कि वो तो कहते हैं ना, चींटी के पग नेउर बाजे वो भी साहब सुनता है। ये हर धर्म में है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो सुनना ही बंद कर देता है और वो चींटियों को कुचलना शुरू कर देता है? तो कहानी बड़ी गंभीर है। और मुझ पर आरोप लगे कि मैं शायद एक समर्पित संघ के कार्यकर्ता को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, तो मुझ पर आरोप लगा कि मैं संघी हूँ, मैं राइट विंगर हूँ। कितने एडिटोरियल्स लिखे गए, बैठे हुए हैं अजित राय जी, बैठे हुए हैं यतीश जी, बैठे हुए हैं। और यह भी हुआ, देखिए बचाया भी किसने? ये लोगों ने बचाया।
मुझे याद है वो अंक था हंस का, एडिटोरियल था, हम उसमें घोषित कर दिया गया था कि ये नाउ शिफ्टेड टू आरएसएस। और 11 दिन हुए जबलपुर में विवेचना उसका मंचन कर रही थी और उस पर गोलियों से बंदूकों से हमला किया गया। तो मैंने कहा अगर ऐसा क्यों है कि जहां मैं हूं वहां जो बात मैं कह रहा हूं तो तुम ही क्यों हमला कर रहे हो। होता क्या है कि लेखक, कहा जाता है ना, मैंने कई बार कहा, सबसे संदिग्ध होता है नागरिक, और नागरिक की आवाज उठाने वाला लेखक। और अगर उसको संदिग्ध न माना जाए, उसको सुना जाए, तो बहुत सारी जो इनजस्टिसेस हैं, बहुत सारे जो अन्याय हैं, बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो बनती हैं, उनका कुछ और रूप हो, वो पर्कुलेट होकर नीचे तक आए। तो हम लोगों का काम यही रहता है कि वह सुनाएं, वह बताएं, खतरे उठाएं। और खतरे तो देखिए उठाने पड़ते हैं, जोखिम रिस्क, ये बहुत रिस्की, ये बहुत आसान खेल नहीं है ना, ये बहुत सूदो सने को मार्ग नहीं है। तो ये रहता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सर माफ कीजिए, मुझे लगता है कि कभी कभी आप रेडिकल लोगों को चिढ़ाने के लिए भी कुछ काम करते हैं, जैसे कि धारा 370 के पक्ष में कुछ लिख दिया, थोड़ा सा बोल दिया, या राम मंदिर का जो चंदा दिया वो पोस्ट लगा दिया अपने, ये चिढ़ाने के लिए नहीं, ये चिढ़ाने के लिए नहीं है। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं ऊब गया हूँ। ये जो बाइनरीज बनी हुई है ना, बाइनरीज होती हैं, इनको आप कब तक चलाएंगे और सिर्फ वही चलाते रहेंगे क्या। तो मुझे लगा कि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं, और यकीन करिए बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं। आपके पास ओजोन की परतें नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, पेड़ नहीं है, नदी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नौकरियां नहीं है, और आप ये मुद्दा बना रहे हैं कि मंदिर बना रहा है, कोई मस्जिद बना रहा है। तो मैंने कहा भाई, राम को कौन प्रेम नहीं करता। और ये तो मैंने पहले भी कहा कि राम तो सिविलाइजेशन गॉड है, ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई क्रिश्चियन था। राम की गाथा कब से है। तो वो तो प्रिसीड कर रहे हैं, और उनको आप उनका जन्म कहाँ हुआ, वहां पे आप खसरा नंबर निकाल के ले आए, है ना, और वहां पे आपने उनको ये क्यों किया। और इसके लिए तो सभी लोग कह चुके हैं। डीडी कोसाम भी कहते थे कि जो माइथोलॉजीज होती हैं उनको आप हिस्ट्री में मत बदलिए। इतिहास एक अलग चीज़ है, माइथोलॉजी अलग चीज़ है, उसको बनाया गया। हम लोग क्या करते हैं कि हम एक नया मिथक तैयार करते हैं, और किया बहुत रामायण एक माइथोलॉजिकल सागा है, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। आप रामचरितमानस को अगर धार्मिक ग्रंथ मान लेंगे, या उत्तर रामचरितम को धार्मिक ग्रंथ मान लेंगे, स्क्रिप्चर मान लेंगे, तो गलती करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, बताऊं कि अब जैसे सरला दास की रामायण है, मैंने कई बार कहा, 2019 बेस्ट सेलर रही हो। अब सरला दास की रामायण कौन जानता है, और बहुत पॉपुलर हुई वो, और न्यूयॉर्क टाइम्स की वो बेस्ट सेलर रही, पूरी दुनिया में पढ़ी गई, कॉमिक्स में बदला उन्होंने। उसमें क्या है, वो रामायण 3 स्त्रियों की निगाह से है, मंदोदरी, सीता और त्रिजटा। अब आप इनको देखेंगे कि सीता वो हैं जो अपने पति से प्रेम करती हैं, राम से, उनको एब्डक्ट करके वो ले आया है जो उनको चाहता है, रावण। और मंदोदरी वो हैं जिनका पति रावण है, और वो आसक्त हो गया सीता पर। और एक थर्ड है त्रिजटा, वो ट्राइबल है, इंटेलेक्चुअल है, वो सबको देख रही है ना। और उसमें कुछ वर्णन है कि जब रावण को मार के राम आते हैं सीता के पास, तो आप जानते हैं पैट्रियार्की कैसी होती है, तो वो यूं खड़े हो जाते हैं जैसे हिंदी का प्रोफेसर खड़ा होता है ना। और कहता है अब तो मुक्त हो, आजाद हो, जिसके साथ जाना हो जा सकती हो। अब सीता शॉक्ड हैं। ये वाल्मीकि रामायण का है, ये सरला दास की रामायण, 14वीं सदी के महान उड़िया संत। तो सीता कहती हैं कि ये लगता है ये जो युद्ध था, ये 2 पुरुष के अहंकारों के बीच था, मैं उसमें कहीं नहीं थी।
और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यह तथ्य खुलते चले जाएंगे। जब राम राजा हो जाते हैं, यानी स्टेट उनके आ जाता है, तो आप जानते हैं जो सबसे ऊपर होता है, एपेक्स में होता है, वो अफवाहों से बहुत डरता है। तो अफवाह फैल जाता है, वो एक धोबी फैला देता है, कहा जाता है। तो राम को त्यागना पड़ रहा है सीता को। अब वो कैसे त्यागें? तो बलि का बकरा बनाया जाता है लक्ष्मण को। लक्ष्मण अपनी भाभी को ले जाते हैं जंगल में, बहुत दूर ले जाते हैं बहलाते हुए, ये चिड़िया है, ये पेड़ है। अद्भुत है वो रामायण, सरला दास के रामायण। और बीच जंगल में जाकर रोने लगते हैं। तो सीता पूछते तुम क्यों रो रहे हो? तब वो कहते हैं कि आपको राम ने त्याग दिया है। इतना मार्मिक है। तो वह मार्मिकता वो है। अब उसको कितने रूपों में व्यक्त किया गया, ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये कविताएं हैं। ये कविताएं तुलसीदास ने अपनी तरह से लिखा, भवभूत ने अपनी तरह से लिखा, सरला दास ने अपनी तरह से लिखा, कंब ने अपनी तरह से लिखा। मैं अगर लिखूंगे, आप लिखेंगे, आप अपनी तरह से लिखेंगे। लोगों ने लिखा। तुलसीदास ने तो ये प्रसंग ही निकाल दिया है। शंभुक वध और ये सीता वनगमन रामचरितमानस में है नहीं। तो एडिटिंग तो हर युग अपने हिसाब से करता है। सर, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि मेरी कहानियां जो है वो कहानियां नहीं, सच्चाई है। एक ये आरोप लगता है सर, ये मेरी ओर से नहीं है, कि उदय प्रकाश जी विक्टिम मूड में रहते हैं। विक्टिम मूड में, जैसे कि बहुत अत्याचार हुए हैं। जैसे मोहनदास को उदय प्रकाश से मिला दिया गया है कहानी में। ऐसी कई कहानियां हैं जो यातना के क्षण में उदय प्रकाश और कैरेक्टर एक हो जाते हैं। ये कौन सी बाइनरी है सर, मैं समझना चाहूंगा। नहीं, ये विक्टिम क्या, विक्टिम सभी, विक्टिम कौन हो रहा है ये मुझे मालूम है कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मोहनदास की कहानी उसकी कहानी है जो एक ऐसी कम्युनिटी से आया हुआ है जहां कभी कोई एजुकेशन इसको नहीं मिला, और वो मेरिटोरियस है, टॉप करता है। और आप जानते हैं किसकी नियुक्ति होती है, कैसे नौकरियां पाई जाती हैं, ये हर कोई जानता है। वो पहला होता जिसको नौकरी मिल सकती थी। हर जगह रिटन टेस्ट होता है, क्लियर करता है, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करता है, इंटरव्यू फेल कर दिया जाता है क्योंकि पैसे मांगे जा रहे हैं। सच्ची कहानी है, मेरे गांव से 11 किलोमीटर दूर की। अब उसका कारण क्या है कि देखिए, मैं फिर से A.K. रामानुजन को कोट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं हमने संविधान तो लिया वहाँ से जहाँ 200 सालों तक लगातार समाज में परिवर्तन हुए, औद्योगिकीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और जब उस डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमने इंपोर्ट किया, अपने यहाँ लेके आए। और आप उसको देखिए, भले उसको लिखा हो बाबा साहब अम्बेडकर ने और किन लोगों ने, लेकिन क्या फैसले उसके आधार पर होते हैं? A.K. रामानुजन ने कहा कि नहीं, फैसले विधिनांग के आधार पर होते हैं, जो विधि संहिता कहती है। और विधिनांग जो है वो कास्ट सिस्टम के हो जाते हैं। VP सिंह जब जेल में थे तो उन्होंने कहा था कि उस नैनीताल के नैनी की जेल में उन्होंने कहा वहाँ बड़े पेट वाला सिर्फ मैं हूँ, बाकी सारे पिचके पेट वाले हैं और सारे ज़्यादातर निचली जातियों के। तो यह स्वीकार करना चाहिए। हम इसको अगर नहीं स्वीकार करेंगे, इसका मतलब हम किसी चीज़ को बनाए रखना चाहते हैं। तो विधिनांग आज भी है। मैं उल्लेख नहीं करना चाहूँगा स्मृति ग्रंथों का और श्रुतियों का, लेकिन वहाँ भी ऐसे लोग हुए हैं, चाणक्य भी हुए हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उन्होंने वर्ण किया। और आप देखिए, उन्होंने एक शूद्र को ऊपर बिठाया, राजा बनाया। तो उनका जो रेबल है उसको पढ़िए, उसमें उन्होंने अंकुश लगाया राजा का। राजा ये नहीं कर सकता। जो बॉन्डेड लेबर है, जो कृतदास है, उसको नहीं मारा जा सकता। जो कोई बीमार है उसको नहीं मारा जा सकता। कोई औरत है, स्त्री है, नहीं मारा जा सकता। उसने बहुत सारे नियम बनाए, इनको कहते हैं संहिताएं, कोड्स। क्या माना गया? महाभारत देखिए, नहीं माना गया।
तो जब वार, स्टेट ऑफ वार होता है तो सबसे ज़्यादा काम आता है, यकीन मानिए, वो आता है कि तो वॉइस ऑफ रीजनिंग, जो तर्कों से नहीं रीजनिंग से चलती है। और रीजनिंग के बिना लिटरेचर नहीं होता है। जो बड़े तार्किक और रेशनल लिटरेचर लिखते हैं उनको भूल जाइए, वो साहित्य होता नहीं है। अंत में आप पाएंगे कि वो साहित्य भी नहीं हुआ। गांधी कभी रेशनल नहीं थे, गांधी कभी रेशनल नहीं थे। और मार्क्स को भी पढ़ेंगे, अगर जर्मन आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो मार्क्स भी रेशनल नहीं थे। और तभी कहा गया था, फॉर्चुनेटली मार्क्स इज नॉट ए मार्क्सिस्ट। गांधी गांधीवादी नहीं थे। गांधीवादी जो बन रहे हैं, आप जाके देखिए कौन है वो, क्या गांधीवादी हैं? गांधी तो खुद ही गांधीवादी नहीं थे, बार बार अपनी चीज़ों को बदलते थे, तोड़ते थे। तो मेरा कहना ये है कि किसी तरह के फैसले तक पहुंचना, मोहनदास में कोई फैसला नहीं है। मोहनदास कभी रिटेलिएट नहीं करता है। मोहनदास के साथ जो कुछ हो रहा है वो होता चला जा रहा है। वो अंत में भाग करके छुप जाता है और कहता है मैं नहीं हूं मोहनदास, जिसको बनना है बन जाए मोहनदास, है ना। तो उस हद तक जाना, लोगों ने कहा कि आप तो अपने पात्र को इतना आपने ऐसा बना दिया, इससे निराशा पैदा होती है, पेसिमिज्म पैदा होता है। तो मैंने कहा कि उसके बाद जो उसका असर हुआ मोहनदास का, और जिसकी वजह से बहुत सारी बातें सामने आई, तो कभी कभी पेसिमिज्म या निराशा वह ज़्यादा ज़रूरी होती है, बजाय कि आप हर बार एक विजय दिखाएं, एक ऐसी आशा दिखाएं और हर बार तालियां बजवाएं। तो उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने समय के दुख को उसके सारी परिणतियों के साथ रख देना कि इसका निदान क्या है, व्हाट इज़ द सल्यूशन। हम तो नहीं दे सकते, हम क्या करेंगे? हम मोहनदास को नौकरी नहीं दे सकते। मैं खुद नौकरी नहीं पा सका तो मैं मोहनदास को क्या नौकरी दूंगा, है ना। तो क्या मोहनदास सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा है अब तक के आपकी जितनी भी कहानियां हैं उसमें मोहनदास सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा है, या कोई और कैरेक्टर भी रहा है जिसको लिखते वक्त आप खुद बहुत पीड़ा में थे? नहीं, मोहनदास तो सचमुच एक व्यक्ति है। मैं जानता हूँ उसको, जानता था। अभी एक लड़की आई, लड़की क्या है, शी इज अराउंड 41-44 के बीच की, मेरे बड़े बेटे की उम्र की है। वो जर्मनी में रिसर्च कर रही है, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में। उसने मोहनदास पढ़ा, बहुत परेशान हो गई, तो उसने उसको ट्रांसलेट को आ रहा है स्पीकिंग ट्राइकर्स में पब्लिश हो रहा है। तो वहाँ से आई, उसने कहा मैं मोहनदास से मिलना चाहती हूँ। अभी 2 महीने पहले की बात है। तो हम लोग गांव गए, और सच मानिए मोहनदास की 2 दिन पहले डेथ हो चुकी थी। तो उसने कहा कि अब मोहनदास की मृत्यु हो गई है, मैं उसकी पोस्टरिटी पर लिखना चाहती हूँ। एंड नाउ शी इज प्लानिंग टू राइट ए नॉवेल, व्हाट हैपेंड टू मोहनदास। जब मैंने मोहनदास लिखा, मुझ पर मुकदमा चलाने की कोशिश की गई कि केस अभी सब जुडिस है और आपने उसमें एक तरह से इन्फ्रिंज किया है ना। यही वाकणकर और अंतिम प्रार्थना, मैं सच बताता हूँ, वाकणकर इतने ईमानदार थे, उस और अंतिम प्रार्थना में आप देख सकते हैं। लेकिन जिस डॉक्टर की कहानी थी वो इतने ईमानदार तो थे, लेकिन वो वाकणकर नहीं थे। तो उनको लगा कि ये कहानी ऐसी चल गई कि इसमें मुख्यमंत्री तक को आना पड़ रहा है, यहाँ पर, है ना, स्वास्थ्य मंत्री को आना पड़ रहा है, तो मैं महान हूँ। तो उनको अपने आप को उन्होंने महान माना। तो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़े हो गए, नगर पालिका के चुनाव में, और उनको 7 वोट मिले, 7 वोट्स। 5 वोट उनके परिवार के थे, 2 वोट कहीं और से आ गए थे। तो ये फर्क होता है जब आप कोई कैरेक्टर, किरदार है हमारे उसमें, जो किरदार कहानी या उपन्यास का होता है, वो किरदार उसको अगर आप रियल लाइफ में खोजेंगे तो वो नहीं होता है। मुझ पर आरोप लगाए गए कि ये जब लिखा पॉल गोमरा के स्कूटर, तो 5 लोग आ गए कि आपने हम पर कहानी लिख दी है। और हुआ क्या था कि आप गौर से देखें तो 90s में, 89-90s में पूरी टेक्नोलॉजी बदली, अचानक बदल गई। ये सवाल आना था, है ना, है ना, पूरी टेक्नोलॉजी बदली।
और ऐसा लगा, बल्कि ग्रांटा ने एक अंक निकाला कि वो उसका था जिनकी जिनकी उम्र 40 के आसपास है, मिडिल एज की, वो क्या करें। उनके बच्चे एक ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हैं, ऐसी टेक्निक सीख रहे हैं जो उन्हें नहीं आती थी। पूरी भाषा बदल गई, कम्युनिकेशन बदल गया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल होने लगा, बायोजेनेटिक होने लगा। और हम लोग जो थे मैकेनिकल एज के थे, तो एक स्कूटर था बजाज का, तो उन्होंने सोचा, एक हिंदी पोएट ने जिनका नाम था राम गोपाल, तो राम गोपाल ने अपना नाम बदल के कुछ स्पेनिश, कुछ लैटिन अमेरिकन होना चाहा कि शायद तब मैं स्वीकार होऊंगा, क्योंकि हजारी प्रसाद नाम का कोई आधुनिक व्यक्ति नहीं हो सकता है ना। आचार्य, आप खुद सोचिए, कोई मैनेजर पांडे आज के समय में हो सकता है क्या? या नहीं, आप सोचिए, हमारे गांव में मदर सिंह है, मदर सिंह, लेडी सिंह है। तो एक समय था कि जो ब्रिटिशर्स थे, वो इतना, उनका हमेशा ऊपर की संस्कृति नीचे की संस्कृति को प्रभावित करती है, ये नाम तब के हैं। तो उसी तरह से इनका था क्या मैं किसकी बात कर रहा था, पाल गोमरा के स्कूटर का। उन्होंने राम गोपाल का नाम बदला, तो पाल गोमरा को उल्टेंगे तो राम गो हो जाएगा। तो ये चेंज आ रहा था। आयरनी थी, इसके भीतर एक बहुत ह्यूमर भी था, और बड़ा पेनफुल ह्यूमर था। A fellow who is around 45-50, he is now trying to learn scooter, बजाज स्कूटर अब नहीं मिलता कहीं, है ना। वो कहानी उस आयरनी की है कि एक छूटा हुआ, आप सोचें, जैसे मैं अपने आप को आने वाले समय में इम्पोज नहीं करना चाहता, जहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज के करंट्स फ्लो कर रहे हों। आपने चमगादड़ों को देखा है लटके हुए, वो जिंदा नहीं रहते, उस पर ज़्यादा करंट में मर जाते हैं। तो हमें एक समय के बाद जो आने वाले लोग हैं उनके लिए छोड़ देना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई रिटायरमेंट लेता है। हमारी क्रिकेट टीम अभी जो खेल रही है उसमें से कुछ लोग रिटायर हो जाना चाहिए। हमारे साहित्य से मेरे जैसे लोग रिटायर हो जाना चाहिए, है ना। अब जिस कोरियन लड़की को नोबेल प्राइज मिलता है ना, वो फेमिनिज्म के बड़े बड़े सिमन दी बोआ से लेकर के और जितने भी नाम हैं उनको कोट करके थियरीज बना के नहीं लड़ रही है, वो अपने फ्रिज को देख रही है। पूरी कोरिया पैट्रियार्की की है, वो वेजिटेरियन है, होना चाहती है कि सब पुरुष मांस खा रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगी। अपने पति से कहती है तुम तो बाहर जाते हो, ब्रेकफास्ट भी कर लेते हो, फिर लंच भी बाहर कर लेते हो, फिर डिनर भी कई बार बाहर से करके आते हो, मैं घर में रहती हूँ, तो फ्रिज में कुछ और रखने की ज़रूरत क्या है। तो उसमें वेजिटेबल्स रखती है। और वह लड़ाई पूरी पैट्रियार्की के लिए एक चुनौती बन जाती है। आप अगर ऐसी चीज़ के लिए लड़ना शुरू कर दें तो अब बड़ी लड़ाइयाँ हमेशा छोटी चीज़ों से शुरू होती हैं। और वो अद्भुत नॉवेल है वो, हान कांग का वेजिटेरियन, वही नाम ही। इसके पहले मैंने देखी थी 2019 में एक डिप्लोमा फिल्म थी वेजिटेरियनियारो। उसमें बनारस से गया हुआ एक लड़का, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसने IIT किया हुआ है, उसके मामा इटली में मिल्क का प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए आप इटली में ऑलमोस्ट मिल्क का सारा प्रोडक्शन और उसका जो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भारतीयों के हाथ में है। ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं आवाज़ ठीक कर रहा था। अच्छा, मैं साउंड ठीक करवा रहा था। अच्छा। तो वो वहाँ जाता है अपने मामा के यहाँ, तो मामा उसको नौकरी में रख लेता है। उसका नाम है कृष्णा। और आप उसको पाएंगे कि गाय, ये सवाल मैंने तब भी उठाया तो वारेन हेस्टिंग्स का सांड पढ़िए, हम उसी पे आ रहे थे। और उस पर, हाँ, आप उस पर पूछ लीजिए, मैं दोनों को जोड़ूंगा। और मैं आप अपनी फ्लो में बताएं। मैं गाय से भी जोड़ूंगा कि हर चीज का एक दूसरा अर्थ होता है। अभी मैं 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। वरुण ग्रोवर थे हमारे साथ गुमला में, झारखंड में।
वरुण ग्रोवर की जो शादी हुई है वो गुमला में हुई है, झारखंड में। तो बोले मैं ससुराल आता हूँ तो मेरे ससुराल वाले पड़की खिलाते हैं। मैंने कहा पड़की क्या होता है? तो बोले वो 6-6 पड़कियाँ मार के लाते हैं, खिलाते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो वो पुड़की होती है, डव जिसमाल। मैंने कहा कहना नहीं कभी, अगर क्रिश्चियंस ने सुन लिया, मेरा आधा परिवार क्रिश्चियन है, मैंने कहा ये डव ही है जो गॉड का मैसेज लेके प्रॉफिट के पास आया था, है ना। बहुत बहुत पवित्र चिड़िया है वो, उसको क्यों मारते हो? ऐसे गाय है ना। हमारा जो गाय के प्रति, मैं इसको कई बार लिखा है, कहा भी है। और आप चले जाइए यूरोप में, वो तो पोल्ट्री की तरह है, जब तक मिल्किंग हो रही है तब तक हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रहा है तो तो इसको आप स्वीकार करेंगे या नकारेंगे? अगर आप ग्लोबलाइज हो रहे हैं, विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु भी हो रहे हैं, है ना, तो गुरु तो ऐसा नहीं होगा कि सब सारे शिष्य उसके एक ही चीज खाएं। अगर वो गुड़ खा रहे सब लोग गुड़ खाएं, वो चना खा रहे सब लोग चना खाएं, है ना? वो उनकी विविधताओं को तो ध्यान में रखेगा। तो विश्व बहुत बड़ा है, इतनी विविधताएं हैं। और आप पाएंगे गाय को लेकर के, वेजिटेरियनिज्म को लेकर के, वीगन को लेकर इतनी सारी चीजें हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं। तो उनको उसी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। उनको कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बनाना चाहिए कि अब हम इसी के पक्ष में। किसी ने कहा टमाटर बहुत अच्छा होता है, अब टमाटर के को लेकर के एक पार्टी बना दें, पॉलिटिकल पार्टी बना दें। तो इस रूप में वाराणसी पर आप बात करें जरूर। मैं उसकी रचना प्रक्रिया और उसके राष्ट्रवाद के जो सिद्धांत हैं उस पर अगर आप कुछ बता पाए। रचना प्रक्रिया वारेन हेस्टिंग की सांड की, वारेन हेस्टिंग की सांड की रचना प्रक्रिया, आवाज ठीक कीजिए आप, और उसके राष्ट्रवाद के पूरे एजेंडे पे आप बात कीजिए सर। वारेन हेस्टिंग्स का सांड मेरे जीवन की सबसे ज्यादा समय लेने वाली कहानी है, लेकिन उसको लिखा गया है, एक ही ड्राफ्ट है। और उसके गवाह इंडिया टुडे के उस समय के हिंदी के संपादक अशोक कुमार है। उसमें रीराइट नहीं किया गया, कोई सेकंड थर्ड इम्प्रूव्ड वर्जन नहीं तैयार हुआ। उसके पीछे ये था कि मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट कर रहा था, और वो था हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो उसमें बहुत घूमना पड़ा, पूरे भारत में घूमना पड़ा, और पढ़ना बहुत पड़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा। तो उस समय जब हम लोग आते हैं ब्रिटिश पीरियड के आसपास, ईस्ट इंडिया कंपनी के आसपास, तो ये कैरेक्टर मिला जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, बहुत यंग। और वो किस चीज़ से प्रभावित हुआ? उसका एक दोस्त है बंटू, जो उसका नौकर है। तो वहाँ 200 गायें खड़ी हुई हैं, गाय बैल, और उसका नौकर आवाज़ देता है गौरी। तो उन 200 में से एक गाय रिस्पॉन्ड करती है, दौड़ के आती है। ये शॉकिंग है उसके लिए, क्योंकि प्रॉपर नाउन पश्चिम में गायों कुत्तों के हो सकते हैं, गाय के नहीं होते हैं। उसने कहा, मान लीजिए उसने कहा श्यामा, तो एक गाय दौड़ के आई। तो यहां से उसे लगा, तो उसने पत्र लिखा, वो डॉक्यूमेंटेड है कि ये तो मैं दंग रह गया हूं कि यहां पर गायें अपना नाम जानती हैं। और उसको लगा कि ये है क्या। तो उसने फिर फिलॉसफी पढ़नी शुरू की। बाबर के साथ भी यही हुआ था। बाबर ने भी हिंदुइज्म को समझने के लिए कुछ जी नहीं पाया ज़्यादा। तो ये वारेन हेस्टिंग्स, इसने पढ़ना शुरू। फिर उस धीरे धीरे ये हुआ कि वो अपने आप को कृष्ण समझने लगा। उसने गायों को पालना शुरू कर दिया। और वो गो भक्त तो नहीं कहेंगे, कृष्ण गो भक्त नहीं थे, कृष्ण गायों के दोस्त थे, साथी थे, है? तो वह जो रिश्ता बना, और यहाँ से रिश्ता बनता है कि वही था जिसने एशियाटिक सोसाइटी बनाई, विलियम जोन्स उसको लेके आया। ब्राह्मण समाज का समय आसपास ही है उसके, यानी इतने ज़्यादा अनुवाद हुए गीता पुराण इन सब के, और उसने समझना शुरू किया, उसने जानना शुरू। और तब डरना चाहिए। आपके घर में आकर के कोई आपको जानना शुरू कर दे तो आपको डर जाना चाहिए। तो यह उस डर की कहानी है, हमारे कॉलोनियलाइजेशन की प्रक्रिया की शुरुआत की कहानी है। और हमेशा जब कोई भी देश
सब्जुगेट किया जाता है तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई आया है, गोरा है ना, कहाँ से आया, वो गाय के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है उसको। लेकिन याद रखें कि बाद के जो घटनाएं वो क्या बताती हैं कि जब 1899 के और 72 के जो अकाल पड़े, महामारियां हुई, जिसके तमाम सारे मौजूद हैं, उस समय सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और ये टैक्स वसूला इसी ने, वारेन हेस्टिंग्स से। नंद कुमार कहते हैं ब्राह्मण को की हत्या नहीं की जा सकती, नहीं करनी चाहिए, ब्रह्म हत्या माना जाता है। उसने नंद कुमार को फांसी दे दी, है ना। तो ये सारे सवाल उस कहानी में बहुत दूसरे तरीके से हैं, बहुत गंभीर कहानी है, और मैं मानता हूं कि उसका कोई एक अंत नहीं है। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वो जो सांड था वो क्या था? वो सांड भी नहीं है, वो तिब्बत का याक है, जिसको सैमुअल टर्नर ने उसे दिया है, और उसको मैंने सांड बनाया। फिर एक गाय है, वो गाय ब्राह्मणी गाय है, और ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत से जा रहा था तो एक उसमें शिप में उसने 7 गायें और उस याक यानी सांड को भी ले गया था अपने साथ, और मैनचेस्टर में जहां वो रह रहा था वहां उसने उनको सबको रखा था। तो मेटाफोरिकल कहानी है वो हिस्ट्री को, इतिहास को अपनी तरह से डील करती है। उसमें शुरू में मैंने शायद लॉर्ड क्लाइव का वो एक हाँ, वो एक कोट भी किया है कि इस कहानी में इतिहास उतना ही है जितना दाल में नमक होता है। तो थोड़ा सा इतिहास और बाकी कल्पना, और ये रहना चाहिए। और ये है, ये कहानी हिंदुस्तान की एक उपलब्धि भी है, इसके कई लेयर से हम सब जानते हैं। कल उदय सर आपकी चर्चा यहाँ छिड़ गई, भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही थी। आपने कहा कि ये ठीक उसी दौर की कहानी है जब देश में भूमंडलीकरण का बयान बह रही थी। पाल गोमरा का स्कूटर में हमारे पास 10 मिनट है। आपकी एक पंक्ति थी जो मैंने यहाँ कोट की कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में बसंत कुंज की रहने वाली एक लड़की को अचानक ब्रह्मांड सुंदरी घोषित कर दिया गया, और ठीक उसी दिन 16 झारखंडी महिलाओं का गेहूं के खेत में बलात्कार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सूचना जगत में जहां ब्रह्मांड सुंदरी बनने की खबर यूरेनियम और सोने के भाव बिक रही थी, 16 झारखंडी महिलाओं की खबर आलू और ककड़ी के भाव सड़ रही थी। ये जो मीडिया का जो सिम्टम आपने पकड़ा है इतने वर्षों में, उस कहानी के आने के बाद क्या और भयावह हुआ है, उस पर थोड़ी दृष्टि डालें, क्योंकि मीडिया पे बात किए बिना और ग्लोबलाइजेशन पे बात किए बिना उदय प्रकाश पे बात करना अधूरा लगता है। नहीं, आप सच कह रहे हैं, और बिल्कुल और क्या कहें, और हास्यास्पद हुआ है। पतन तो हो ही चुका था, अब वो पतन में भी हंसी आती है, अब दुख नहीं होता है। अभी मैं देख रहा था, अभी कल का है ना, खबर है, इन्होंने जो इनकी फोटो लगी हुई है अखबार में और इनका नाम उसमें कुछ और लिखा हुआ है, आप देख लीजिए उठा के अभी कल की बात है ये। तो उस समय बता रहा हूँ आपको, ये इसमें भी आया था, मोहनदास में भी। मोहनदास में मैंने क्या था कि मुझे लगा कि अगर इसको मैं मोहनदास के जीवन के बारे में लिखूंगा तो गांव तो नहीं बदले हैं। आप आज भी आइए, आज भी हमारे यहाँ गाय बैल हैं, बैल चलते हैं ना, हल से जुताई होती है, मतलब वही गांव है, वही खपरेले हैं, वही मिट्टी की दीवारें हैं, मैं वहीं से आता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो लोग कहेंगे कि ये 1932-34 की प्रेमचंद के ज़माने की कहानी लिख रहा है। मैं बताऊं कैसे कि मैं आज की कहानी लिख रहा हूँ। तो ये पहला डिवाइस यही था, वो ब्रिश्तियन था कि मैं उसमें बीच में इंटरफेयर करूं, कि जब बिल क्लिंटन ये कर रहे थे, जब इराक में ये हो रहा था, जब हमारे यहाँ ऐसा हो रहा था, है ना, और वो इटैलिक्स में है, तो पढ़ते हैं आप, अचानक आप चौंक के आते हैं कि तो अभी हो रहा है ये। तो उसमें मैं बता रहा हूँ एक बहुत मज़ेदार घटना, बहुत ही मज़ेदार, कि जब इसका ट्रांसलेशन हो रहा था अमेरिका में और जैसन ग्रोनबाम कर रहे थे और एक बड़ा पब्लिकेशन हाउस उसको छापने जा रहा था,
तो कोई लैबल ना हो, कोई चीज़ झूठ ना हो, बहुत मेटिकुलस होते हैं वो लोग। तो उसमें मैंने लिखा था कहीं पर, जिसमें ये उल्लेख था कि बिहार का एक आईएएस ऑफिसर, जिसको इंडिया टुडे ने आने वाले समय का ब्यूरोक्रेसी का एक स्टार बनाया था, वो बाढ़ पीड़ितों का पैसा लेके भाग गया, है ना। तो उन्होंने कहा इज इट ट्रू? तो मैंने कहा मैंने पढ़ा था, हो सकता है। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग इट। तो इस पर नाराज नहीं होंगे यहाँ अंग्रेजी के अगर लेखक हों तो, क्योंकि वो ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी के साथ रहते हैं, ज़्यादातर उनका ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा संबंध होता है। तो वो अडिगा का लिखा हुआ था, जो व्हाइट टाइगर वाले का, उसने उनको हीरो बनाया था, गोस्वामी को, है ना। बाद में गोस्वामी वो पैसे लेके भाग गए, बाढ़ पीड़ितों का करोड़ों रुपए लेकर के बिहार से वो भागे। बाद में गोस्वामी हो गए, साधु हो गए, फिर बाद में कैंसर में उनकी डेथ भी हो गई। आज अगर कोई मुझसे कहे कि पोस्ट स्क्रिप्ट लिखो, द लाइफ ऑफ अ करप्ट आईएएस ऑफिसर, आई हैव प्लेंटी ऑफ स्टोरीज, है ना, प्लेंटी ऑफ स्टोरीज। Power doesn't corrupt you, it takes away all of each element of your humanity. उसको जो ले जाती है बाहर ना। मोहनदास के साथ क्या हो रहा था, मोहनदास के साथ क्या हो रहा था, है ना। तो उस पर लिखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ, जब मोहनदास मैंने लिखा, और ये मैं सच कह रहा हूँ, इस मुझ पर विश्वास कर लें, अगर रिकॉर्ड हो तो रिकॉर्ड हो जाए, रात में लगभग 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया। पुलिस ऑफिसर, आईजी ऑफिसर थे वो, और वो आंध्रा के राइटर भी हैं, और उनका नाम नहीं बताऊंगा। वो रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं मोहनदास के पास जाना चाहता हूँ, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो कहानी ये करती है कि जिस पुलिस ने उसको प्रताड़ित किया, उस पुलिस अफसर को रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया है। और आज देखिए आप कि कोई भाषा नहीं है जिसमें मोहनदास नहीं है। तो कहते हैं ना कि यकीनन उसमें कोई बात होगी, ये दुनिया यूं ही पागल तो नहीं है ना। सॉरी। शुक्रिया उदय सर, बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए। और आप अस्वस्थ हैं, आपकी एक सर्जरी भी हुई है, इसके बावजूद आप बनारस आए। रीढ़ी टूट गई है। टूटी नहीं है, वो एकदम सलामत है, बस एक नट लगा हुआ है उसमें नया। तो बहुत बहुत आभार। और आप आए, बनारस की ओर से, बनारस लिटरेचर फेस्टिवल की ओर से मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बाकी साथी जो हैं, आशुतोष, जब तक वो आते हैं तब तक सवाल ले लें सर, एक दो, अगर आप इजाजत दें तो। सवाल ले लें कुछ, कोई सवाल किसी के पास? श्रुति, अजित सर, अरे 2 मिनट में सवाल ले लेंगे ना। हाँ, माइक दीजिए। सर नमस्ते, मैं डॉक्टर सुजीत सिंह। मेरा सवाल ये है कि स्टोरी को हम हाइपर रियलिटी में लें कि वो रियल में लिखी जाती हैं, उससे क्या उसका तात्पर्य है कि स्टोरी में जो इमेजिनेशन ज़्यादा आता है, तो हम कैसे ये कहेंगे कि दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी? थोड़ा सा सर इस पर प्रकाश डालें। नहीं, रिफ्लेक्शन तो है, वो रिफ्रैक्शन भी है। मतलब रिफ्लेक्शन तो है कि उसकी इमेज आए, है ना, जो सभी लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है ना, वो तो रहता ही रहता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप हटेंगे तो वो हट जाएगा। तो एक कांस्टेंट, एक रिलेशनशिप रहती ही रहती है, कोई हवा में नहीं लिख सकता। कहते हैं ना कि कल्पना, बल्कि बहुत अच्छी किताब है, कॉलरिज की है,
कॉलेज बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन बाद में फिलासफर हुए, और उनकी क्या है, द फिलासफी ऑफ इमेजिनेशन, वो किताब है उनकी। कल्पना क्या है? तो कल्पना में बड़ी ताकत होती है। वो कहते हैं कि हम किसी ऐसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते जो हमने कभी अनुभव नहीं किया, देखा नहीं। तो आप जितने भी, जिनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग्स कहते हैं ना, किसी का सिर किसी और का है, हाथ किसी और का है, पैर किसी और का है, आधा, ये वो सब चीज़ें जो आपने देख रखी हैं, उन सबको आपने कंपोज कर दिया। तो कल्पना की एक सीमा भी होती है, लिमिट्स भी होते हैं। तो अगर आप रियलिटी को ट्रांसेंड भी कर रहे हैं तो रियलिटी से आप बाहर जा नहीं पा रहे हैं, उसी के सारे कंपोनेंट्स इधर उधर के लेकर के एक नई चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये रिलेशन रहता है। और हाइपर रियलिटी का तो समय है, यही है उच्च यथार्थ। ये कहा जाता है, ये मार्केस ने कहा है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी लिखूं या आप अपना जीवन लिखें, बायोग्राफी लिखें, ऑटोबायोग्राफी, ट्रुथफुल, तो वो सी ग्रेड का पल्प होगा, एक बहुत ही खराब उपन्यास होगा वो, है ना। तो किसी का जीवन ऐसा नहीं है जिस पे कोई महान उपन्यास लिखा जा सके, 100 Years of Solitude नहीं लिखा जा सकता, है ना। तो कल्पना रहती है, दोनों के रिलेशंस रहते हैं। और हाइपर और रियल दोनों एक ही दूसरे के दो वर्ड्स हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो मैं रिफ्रैक्शंस को ज़्यादा पसंद करता हूँ कि आप आए और थोड़ा सा टकरा के इधर चले गए। रिफ्लेक्ट जब आप करते हैं तो ज़्यादा, लेकिन वो भी उल्टा होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है ना, जैसे पॉलिटिक्स में हो गया है, राइट इज लेफ्ट नाउ, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।